आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, नया टॉपिक है आज हमारा। आज हम कवर करेंगे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। हेडिंग डाल लो, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। इसमें दो टॉपिक्स और आते हैं आपके, जो मैं आपको कवर नहीं करवा रहा हूँ। एक है आपका एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। ये टॉपिक हम ऑलरेडी हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं, लेकिन इसके नोट्स हैं वो आपको भेज दूंगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक है प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें जो आपका पार्ट 14 है, जिसमें आर्टिकल 309 से लेके आपके 323A तक आर्टिकल्स जो है, एक मिनट 309, 3010, 311, 312, देन 315 से लेके 322 तक और 323A आर्टिकल, ठीक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो भी हमने कर लिए। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी हमने कर लिया। आर्टिकल 312 जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये बात करता है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज की, ठीक है, कि इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज नाम की कोई चीज जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो 309 है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उनको पावर्स देता है कि वो जो है वो रेगुलेट कर सके, रेगुलेट और रिक्रूट कर सके सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल जो है ये आते हैं आपके प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज। इनसे रिलेटेड मेंस में, गवर्नेंस में आपको सवाल जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज का सवाल जो है वो आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो है वो आपको आ सकता है, लेकिन ऐसा अभी आजकल ऐसे सवाल जो है पिछले 8-10 साल से ऐसे सवाल जो है नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है वो मैं आपको कवर नहीं करवा रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर जो है वो कर दी हुई है, ठीक है। इनके नोट्स है वो मैं आपको भेज दूंगा। अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इसमें लिखो सबसे फर्स्ट हेडिंग बनाओ इसमें, सब्सटेंटिव रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सब्सटेंटिव रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका सोसाइटी में रोल क्या है, या हमारी डेमोक्रेसी में क्या रोल होता है इनका, ठीक है। तो बेसिकली जो जो काम सिविल सर्वेंट्स करते हैं हमें वो लिखने हैं, ठीक है। सिंपल सी इतनी सी बात है। सबसे पहले लिखो बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, उससे पहले एक लाइन लिख लो, सिविल सर्वेंट्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। सिविल सर्वेंट्स परफॉर्म फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। नंबर वन तो हाँ, पॉइंट्स वाइज लिख लो। नंबर 1, बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बिना सिविल सर्वेंट के जो है वो नहीं चल सकती, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपकी जैसे मान लो गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट क्या होती है 5 साल के लिए आती है, लेकिन जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, या अनटिल अनलेस वो कुछ ऐसा कर देंगे उनको डिसमिस या फिर जो नौकरी से उनको निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तब तक वो जो है वो अपनी जॉब जो है वो करते हैं, ठीक है, अपनी सर्विस जो है वो देते हैं, सिविल सर्विसेज, ठीक है। एक और चीज याद रखना, इंटरव्यू में आपको बोल दिया जाता है, कभी भी आपने इसको जॉब नहीं बोलना है, ठीक है। जो भी आप तैयारी कर रहे हो ये आपकी जॉब नहीं है, ये आपकी सर्विस है। सर्विस किनके प्रति, लोगों के प्रति और गवर्नमेंट के प्रति, ठीक है। आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हो, काम किनके लिए करते हो, सिटीजंस ऑफ इंडिया के लिए, लोगों के लिए काम करते हो, ठीक है। तो आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो आप सर्वेंट हो, इसलिए सिविल सर्विसेज कहा जाता है और आपको सिविल सर्वेंट कहा जाएगा, ठीक है, जब आप पेपर क्लियर करके इस सर्विसेज में आ जाओगे। कहाँ थे हम? हाँ, तो गवर्नमेंट जो होती है वो आती जाती रहती है, लेकिन आप जो हो, आप ताऊ उम्र जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, आप सर्विस जो है वो देते रहते हो, ठीक है। तो इसी वजह से ये किसी भी गवर्नमेंट का बेसिस होते हैं, ठीक है। तो लिखो बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लिखो नो गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट, नो गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, full stop. All nations irrespective of their system of government, irrespective of their system of government, require
require some sort of machinery, for implementing policies, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, सबसे पहले तो पॉलिसीज जो है वो यही लोग बनाते हैं, ठीक है। जो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं वो यही आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यही होते हैं। ये अनपढ़ नेताओं को क्या पता क्या किस तरीके की पॉलिसी जो है किस तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो की जाएगी या बनाई भी जाएगी, ठीक है। तो ये काम जो है ये सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं। सबसे पहले वो पॉलिसी बनाते हैं, देन नेता लोग जो है वो अपने नाम पे इसको इशू वगैरह जो है वो कर देते हैं कि हमारी सरकार या हम लोग जो है ये पॉलिसी लेके आए, ये पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है ये पॉलिसी लेके आया। बैक एंड पे सिविल सर्वेंट्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, उन्हीं के दिमाग की उपज होती है वो पर्टिकुलर पॉलिसी। उसके अलावा अब इस पॉलिसी को नेता लोग जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वही लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आ गया और पर्टिकुलर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहां पे उसका एक डायरेक्टर बिठाया जाएगा। वो डायरेक्टर होगा कौन? एक आईएएस ऑफिसर होगा, वही देखेगा कि ये काम जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब डायरेक्टर बना दिया वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। अब उसके नीचे जो आईएएस ऑफिसर जो है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होते हैं, अब ये बंदा क्या करता है, वहां से फंड एलोकेट करके भेजता है। वो किनको भेजता है? नीचे वाले ऑफिसर्स को। तो वो लोग जो है उस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको देखने का काम जो है वो इनका होता है, ठीक है। वो बात अलग है कि एमएलए वगैरह जो है वो चेक जो है वो ले जाते हैं, जो मैंने आपको स्टोरी जो है वो सुनाई थी। लेकिन अल्टीमेटली वो काम जो है किनकी वजह से हो रहा है? आईएएस ऑफिसर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक आईएएस ऑफिसर के पास एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 56 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो गया या फिर सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर जगह में फॉर एग्जांपल आप घर बनाने लगे हो, तो वहां पे सीमेंट जो है वो कितना मिलेगा, ठीक है। कहीं सीमेंट वाला अगर वो बोरी जो है हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, अगर वो बोरी जो है वो 500 की बिकनी चाहिए, कहीं वो बंदा बोरी जो है 600 की, 700 की, 800 की तो नहीं बेच रहा। ये देखने का काम किसका होता है? एक सेल्स ऑफिसर होता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। वो देखने का काम इस सेल्स ऑफिसर का होता है। ये मल्टीपल होते हैं, एक नहीं होता। अब ये सेल्स वाला डिपार्टमेंट, फिर ये सारा डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? जो आपका आईएएस ऑफिसर होता है। ऐसे ही सैनिटेशन का डिपार्टमेंट, एजुकेशन का डिपार्टमेंट, ऐसे कुल मिला के 56 डिपार्टमेंट्स जो है वो एक आईएएस ऑफिसर अपने अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 56 डिपार्टमेंट जो है उसके अंडर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कैनाल्स का डिपार्टमेंट हो गया, वो इरिगेशन के अंदर आ जाता है, या फिर आपका पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है वो भी इसी के अंडर होता है, आईएएस के अंडर ही। और उसके अलावा और बहुत से ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, सैनिटेशन हो गया और वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट जो है ये एक आईएएस ऑफिसर के अंडर होते हैं। कहाँ थे हम? सेकंड पॉइंट लिखो, an instrument for implementing laws and policies, an instrument for implementing laws and policies। इसमें लिखो civil services are responsible for implementing the laws and policies of government, Third point, participation in policy formulation, इसमें लिखो civil servants participate in policy making by giving advice to ministers and providing them necessary information। Next लिखो provides continuity, इसमें लिखो civil services carry on the governance when governments change सरकारें, when governments change due to elections
ड्यू टू इलेक्शंस. नेक्स्ट पॉइंट, रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसमें लिखो, इसमें अब इसके फर्दर सब पॉइंट्स आएंगे. ठीक है, फर्स्ट सब पॉइंट लिखो, टू डेवलप एग्रीकल्चर. टू डेवलप एग्रीकल्चर सिविल सर्वेंट्स. एग्रीकल्चर के बाद कॉमा लगा लेना. टू डेवलप एग्रीकल्चर कॉमा सिविल सर्वेंट्स हैव टू प्रॉपरली मैनेज community resources such as land. अब ये 56 डिपार्टमेंट्स उस एक आईएएस ऑफिसर को दिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उसका काम क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना. अब ओवरऑल डेवलपमेंट आप जो हो एक डिपार्टमेंट अपने हाथ में रख के जो है वो नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए ही कुछ काम करना है, तो एग्रीकल्चर के लिए वो बंदा कब काम कर पाएगा? जब उस पूरी डिस्ट्रिक्ट के लैंड रिकॉर्ड्स का जो डिपार्टमेंट है वो इस एक आईएएस ऑफिसर के अंडर होगा. ठीक है, जो उसके वाटर रिसोर्सेज जो है उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो उस आईएएस ऑफिसर के अंडर होगा. अब फसलों के लिए फर्टिलाइजर्स जो है वो चाहिए होते हैं. फर्टिलाइजर कहां से आएंगे? सेल्स वाले डिपार्टमेंट से. अब वो अगर उनको फर्टिलाइजर जो है वो महंगे मिल रहे हैं तो उसको देखने का काम किसका है? आईएएस ऑफिसर का. यानी कि सेल्स वाला काम जो है, सेल्स वाला डिपार्टमेंट जो है वो किसके अंडर आएगा? आईएएस ऑफिसर के अंदर. और उसमें क्या क्या चाहिए? मार्केटिंग. ठीक है, अब वो जो फसल बन गई है, पक चुकी है, उसको बेचना भी तो है, तो मार्केटिंग का काम जो है वो किसके अंडर आएगा? आईएएस ऑफिसर के अंदर. कि किस उस चीज की कितनी कीमत जो है वो रखनी है. ठीक है, जो आपकी फसल आ गई है उसकी कीमत जो है वो कितनी रखी जाएगी. जब ये फसलें वगैरह जो है पक जाती है, तो सरकार जो है कीमत जो है फिक्स कर देती है कि हाँ आपके जो है ये वीट जो है या फिर आपका राइस जो है इसमें इतनी नमी है, ये है वो है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक प्राइस लिमिट जो है वो सेट कर दी जाती है कि इतने से इतने के बीच में जो है वो बिकेगा आपका. हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 से 15 केजी 15 रुपए के पर केजी के अकॉर्डिंग जो है ये बेचना है. ठीक है, अब 10 से 15 के बीच में भी उनकी तो क्विंटल्स के अकॉर्डिंग होती है. ठीक है, अब 10 के बेचेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उस क्विंटल का प्राइस जो है वो उतना आएगा. 15 के अकॉर्डिंग बेचेंगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस जो है वो बन जाता है. अब ये चीज जो है ये डिफाइन की जाती है आईएएस ऑफिसर के द्वारा, या उसके द्वारा पर्टिकुलर कोई बंदा जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है कि वो डिसाइड करेगा कि किस किसान को से 10 की खरीदनी है, किससे 11 की खरीदनी है, किससे 10.5 की खरीदनी है, 11.5 की खरीदनी है, 11.60 की खरीदनी है. वो चीज जो है वो डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? आईएएस के अंडर. ठीक है, तो इतनी पावर जो है ये बंदा, ये इकलौता बंदा जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट में होल्ड करता है. ठीक है, अभी तो सिर्फ एक एग्रीकल्चर का एग्जांपल लिया, अभी और एग्जांपल्स देखेंगे. कहां थे हम? टू डेवलप एग्रीकल्चर सिविल सर्वेंट्स हैव टू प्रॉपरली मैनेज कम्युनिटी रिसोर्सेज such as land, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट. जो आपके पेड़ भी होते हैं उसका भी डिपार्टमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी आईएएस के अंडर आता है. ठीक है, कोई सड़क बनने जा रही है, वहां पे पेड़ काटे जाएंगे कि नहीं काटे जाएंगे, वो जो उसकी परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है आईएएस ऑफिसर से. ठीक है, फॉरेस्ट वेटलैंड्स, जो आपके यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो वेटलैंड्स वगैरह जो होते हैं. ठीक है, बहुत से वेटलैंड्स ऐसे होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं. बहुत से वेटलैंड्स जो होते हैं जो जिनको कम्युनिटी रिजर्व जो है वो घोषित कर दिया जाता है. ठीक है, तो वो उनको भी मेंटेन करने का या डिक्लेयर करने का या सरकार को बताने का जिम्मा जो होता है वो आईएएस ऑफिसर के अंडर होता है. वेटलैंड्स एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट, कोई वेस्टलैंड पड़ा है उसको डेवलप करना है, वो सारा जिम्मा भी आईएएस ऑफिसर का. एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट, फुल स्टॉप. सेकंड सब पॉइंट, टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. वहां पे इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होगी तो किस तरीके से होगी, करनी है, तो उसके लिए भी आईएएस ऑफिसर को पावर जो है वो दी जाती है. कुछ डिपार्टमेंट जो है वो उसको दिए जाते हैं. वो कौन कौन से हैं? टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, industrial facilities such as roads, electricity, communications, market centers, etc. have to be provided
have to be provided, full stop. The civil service manages government owned businesses, comma, industrial enterprises and public utility services, जिसमें बसेस वगैरह आ गई, ठीक है, ये पब्लिक जिसको यूटिलाइज कर सके ऐसी सर्विसेज, ठीक है। तो जो सरकार के द्वारा बसेस जो है ये चलाई जाती हैं, जैसे अमृतसर में ये जो मेट्रो बस जो है ये चलाई जाती है, ये भी आईएएस ऑफिसर के अंडर आती हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे डिपार्टमेंट जो है ये आईएएस ऑफिसर के अंडर होते हैं, ठीक है। तो ये बंदे इतनी ज्यादा पावर होल्ड करते हैं, इसी वजह से आप देखते हो कि ये जो पहली बात तो आप लोग ये जो है इस सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो, सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है, ठीक है। तो फिर आज के पहले तक तो हो सकता है आपको भी इन पावर्स का जो है वो ना पता हो कि 56 डिपार्टमेंट जो है आपके अंडर होते हैं। ये सारे ये काम जो है उसके एक आईएएस ऑफिसर के होते हैं, उसके बाद वो इतनी पावर जो है वो होल्ड कर रहा होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जितने भी आपके इंडस्ट्रीज वगैरह जो होते हैं, जब भी आप देखोगे, अगर आप कभी आईएएस ऑफिसर के ऑफिस में जो है वो आप कभी गए होगे, तो आप देखते हो कि हर कोई बंदा जो है उसको रिस्पेक्ट के साथ जो है वो ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन बंदों को उस बंदे से काम होता है, ठीक है। कभी टेंडर वगैरह निकलने हैं तो वो ये बंदा जो है ये उसमें बहुत जो है क्या कहते हैं, अगर आपका दोस्त हो तो आपकी बहुत सी मदद जो है वो बंदा कर सकता है। कोई करोड़ों के टेंडर्स जो है वो आपको जो है वो मिल सकते हैं। इसी वजह से ये बंदे कहीं पे भी जाते हैं तो इनको इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। थर्ड सब पॉइंट, अच्छा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में एक एग्जांपल आपका बसेस का आ गया। दूसरा ये जो आपके ये पब्लिक शौचालय जो है ये बनते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे बनेंगे वो जो है देखने की जिम्मेदारी जो होती है ये भी आईएएस ऑफिसर की होती है, ठीक है। और जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो आ जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज लिखी थी, गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस। गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस में क्या आता है, कुछ बिजनेसेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। और अगर आप चंडीगढ़ में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे बहुत से होटल्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। तो वहां पे जो है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनको काफी हद तक जो है डिस्काउंट जो है वो मिलता है। उसके अलावा इनके अपने वो होते हैं क्लब्स वगैरह जो है वो होते हैं। तो वहां की मेंबरशिप अगर एक नॉर्मल इंसान लेना चाहे तो अगर वहां की मेंबरशिप एक नॉर्मल इंसान को, एक नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर को, नॉन गैजेटेड ऑफिसर को अगर उसकी जो है मेंबरशिप एक साल की अगर उसको 10,000 की पड़ रही है, तो वहीं एक सिविल सर्वेंट को या एक गैजेटेड ऑफिसर को उसकी जो वो है मेंबरशिप फीस है, हो सकता है उसको 500 से 1000 के बीच में जो है वो पड़ती हो। अब ये जो है दूसरे लोग उस वहां की मेंबरशिप 10,000 अपना खर्च करके क्यों जाते हैं वहां पे, ताकि ये जो ऑफिसर्स वहां पे बैठते हैं इनके लिंक्स जो है वो वहां पे बन सके, ठीक है। ये प्राइवेट वाले लोग जो हैं ये वहां से जाके उनसे दोस्तियां करते हैं, देन अपने फेवर्स जो है वो निकलवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, थर्ड सब पॉइंट, सेटिंग राइट डेवलपमेंट गोल्स, सेटिंग राइट डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रायोरिटीज for agriculture, industry, education, health, communication, etc. आज की क्लास हम पब्लिक कर देंगे, etc. नेक्स्ट लिखो, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन of strategies and programs. नेक्स्ट लिखो, मोबिलाइजेशन ऑफ, इसी का नेक्स्ट सब पॉइंट है, मोबिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मोबिलाइजेशन ऑफ नेचुरल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारी किस्में थे रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल है, ठीक है। अब ये मेन पॉइंट था ना आपका, रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये मेन पॉइंट चल रहा था, उसके आगे हमने सब पॉइंट्स लिखे हैं किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक सिविल सर्वेंट जो है वो किस तरीके से कर सकता है। अब मेन पॉइंट आगे
जो मेन पॉइंट चल रहे थे ना आपके, बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, देन हमने मेन पॉइंट किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उसी में आपका मेन पॉइंट आगे डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनहुड, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनहुड। इन ऑर्डर टू डेवलप, इसका एक लाइव एग्जांपल दूंगा मैं आपको, लाइव एग्जांपल, एक एग्जांपल दूंगा जिसको आप एथिक्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक मैंने वहां पे करवाया भी हो, अभी करंटली मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जांपल में देके फिर आपको बता दूंगा, वहां पे जो है ये आप यूज कर सकते हो। लिखो, इन ऑर्डर टू डेवलप अ सेंस ऑफ नेशनहुड, इन ऑर्डर टू डेवलप अ सेंस ऑफ नेशनहुड among the people, the civil servants have to resolve subnational and subcultural differences, subnational and subcultural differences among the people, ठीक है। तो इसका एग्जांपल सुनो, हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर जगह, स्टेट का नाम मुझे याद नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे याद नहीं है, मे बी यूपी की स्टेट होगी वो, ठीक है। तो यूपी में क्या होता है कि मिड डे मील स्कीम जो है वो चलाई हुई थी, ठीक है। अब मिड डे मील स्कीम में जो एक ना उनका जो शेफ होता है वहां पे, जो खाना वगैरह वहां पे बना रहा होता है, वो चला जाता है या रिटायर हो जाता है, तो उसकी जगह पे एक नई लेडी जो है वो आती है, ठीक है। थोड़े दिनों बाद क्या पता चलता है कि लोग जो है यहाँ पे धरना लगा के जो है वो बैठ गए हैं। लोगों का कहना था कि ये लेडी जो है ये बिलोंग करती है शेड्यूल कास्ट से, ठीक है। तो ये शेड्यूल कास्ट से जो है पिछड़ी हुई जाति से ये जो है ये बिलोंग करती है। तो यहाँ पे मिड डे मील स्कीम जिस स्कूल में चला रही थी, वहां पे जो जनरल कास्ट के लोग जो हैं, जिनके बच्चे जो है वो पढ़ रहे थे, उन्होंने क्या बोल दिया कि हम जो है हम अपने बच्चों को स्कूल से जो है वो हटवा रहे हैं, हम किसी और स्कूल में जो है वो डालेंगे, या हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिड डे मील स्कीम दी जाती है, मिड डे मील जो है वो दी जाती है, और जो लेडी वो खाना बनाती है वो जो है वो एससी है, और एक जनरल कास्ट का बच्चा किसी एससी के हाथ से बनाया हुआ खाना जो है वो कैसे कंज्यूम कर सकता है? अगर वो कंज्यूम करेगा तो उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। एक बात, अब ये बात पहुंची वहां के उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी के पास, ठीक है। और बाय चांस उस डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी जो था वो जो है वो जनरल कास्ट से बिलोंग करता था, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसने उस बंदे ने वहां पे जाके एक एग्जांपल सेट की। उसने क्या किया, अब यहाँ पे इस वजह से हो क्या रहा है, कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। ये लेडी जो है वो उसको सेल्फ गिल्ट जो है उसमें डाला जा रहा है, और ये लोग जो है क्या कहते हैं जनरल कास्ट वाले जो है उनको ये लग रहा है, क्योंकि उनकी जो है मेंटालिटी इस तरीके से उनके बुजुर्गों के द्वारा या उनकी पिछली जनरेशंस के द्वारा उनकी मेंटालिटी जो है ऐसे बनाई गई है कि अगर वो किसी एससी के हाथ का खाना खा लेंगे तो वो जो है उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। वो हिंदू जो है वो नहीं रहेंगे, या ब्राह्मण जो है वो नहीं रहेंगे। अब ये डीसी आता है, ये जनरल कास्ट का होता है, तो ये आके एग्जांपल जो है ये क्या ऐसा करता है, ये वहां पे स्कूल में आता है और जो है वहां पे लोगों से जो है वो बात करता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और अगर आपको सच में लग रहा है कि धर्म जो है वो भ्रष्ट होता है तो मैं अपना धर्म भ्रष्ट जो है मैं करने के लिए तैयार हूं। ये बंदा जो है ये वहां पे जाके, इस लेडी वहां पे उसको खाना बना के देती है, खुद परोस के देती है, और ये बंदा जो है नीचे बैठ के वो खाना जो है वो खाता है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जांपल जो है वो आप अपने एथिक्स के पेपर में जो है वो दे सकते हो। यहाँ पे ये एग्जांपल मत देना, बस इतना लिख के, जितना मैंने लिखवाया उतना लिख के बात जो है वो खत्म कर देना, आपका एग्जामिनर समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट मेन पॉइंट, फैसिलिटेटिंग डेमोक्रेसी। फैसिलिटेटिंग डेमोक्रेसी, इसमें लिखो, द सिविल सर्वेंट्स प्ले अ वाइटल रोल, civil servants play a vital role in maintaining the democracy, in maintaining the democratic ideas. The civil servants play a vital role in maintaining the democratic ideas. Sorry, ideals. Ideas nahi, ideals. By assisting their political heads.
by assisting their political heads, ब्रैकेट में ministers लिख लो, ministers in policy making function, in policy making function and in implementing the policies made, and in implementing the policies made. Next लिखो calamities and crisis, calamities and crisis, ठीक है। अगर मान लो जैसे फ्लड्स वगैरह जो है वो आ जाए तो वहां पे भी जो है सारा वो पर्टिकुलर जो मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है फ्लड आ गया, अब वहां के लोगों को जो है वो खाना निकालना है, उनको वहां से उस जगह से निकाल के किसी सेफ जगह पे पहुंचाना है, ये सारा काम जो है ये भी सिविल सर्वेंट का होता है। अगर उनको वहां से निकाल के कहीं पे ले जाने की जरूरत नहीं है तो फिर भी उनको खाना वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाना होता है। अभी जैसे कोरोना आया था तो ये जो है लोगों के घर तक जो है खाना पहुंचाना, या बहुत से लोगों ने जो है वो खुद से इनिशिएटिव जो है वो भी लिया था, पर क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था, लोगों को जो है वो घर से निकलना जो है वो भी बंद कर दिया गया था। उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो डीसी की परमिशन जो है वो लेनी पड़ती थी, वो एक कार्ड जो है वो इशू करके देता था, देन आप घर से जो है वो बाहर जो है वो जा सकते थे, अदरवाइज पुलिस जो है वो आपको रोक लिया करती थी, ठीक है। तो ये सारा जब ऐसा कोई क्राइसिस आ जाए तो सारी जिम्मेदारी जो है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की उस एक आईएएस ऑफिसर के पास जो है वो चली जाती है, ठीक है। कैलेमिटीज एंड क्राइसिस, इसमें लिखो कैलेमिटीज, सॉरी नेचुरल कैलेमिटीज, CALAMITIES, natural calamities such as earthquake, floods, droughts, and cyclones, have also enhanced the importance of civil services. Next लिखो, next main point, administrative adjudication. इसमें लिखो, this is a quasi judicial function. Performed by the civil service. Full stop. The civil servants settles the dispute between the state and the citizens. Full stop. For this purpose, the administrative tribunals with civil servants as judges are established. For example, the income tax appellate tribunal. इतना लिख लो, फिर बताता हूं, फिर समझाता हूं इसको। दोबारा
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस इज अ क्वाजी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म बाय सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में लिख रहे हैं हम, दिस इज अ क्वाजी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म बाय द सिविल सर्वेंट, sorry, civil service, full stop. The civil servants settle dispute between the citizens and the state, full stop. For this purpose, the administrative tribunals with civil servants as judges are established. For example, the income tax appellate tribunal. Income tax appellate tribunal. जब आप डीसी लगते हो ना तो आपके पास मल्टीपल पावर्स जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। एक तो जो है आपकी जो नॉर्मल पावर होती है जिसमें आप एज एन आईएएस जो है वो एक्ट करते हो, यानी कि टोटल 56 डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास आ गए, ठीक है। अब इन्हीं 56 डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट होता है पुलिस वाला, ठीक है, यानी कि आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होता है या डिप्टी कमिश्नर जो होता है उसके फंक्शंस भी जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो, और ये डीसी जो होता है वो कहीं ना कहीं इस आईएएस को भी आंसरेबल जो है वो होता है, ठीक है। तो एक तो आप पुलिस वाले फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, उसी के साथ आपको जो है डीएम की पावर्स जो है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर्स जो है, कुछ हद तक पावर्स जो है वो भी दी जाती हैं, यानी कि आप जो है आप अपनी कोर्ट जो है वो भी लगा सकते हो, ठीक है, यानी कि आप जो है आप एक मैजिस्ट्रेट के तौर पे एक्ट भी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वेरियस डिस्प्यूट जो आते हैं वो भी जो है आपकी जो कोर्ट है वहां पे जो है लोग जो है अपने डिस्प्यूट जो है वो भी लेके जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं जो नॉर्मल केसेस जो आते हैं, बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल दो इनकम टैक्स से रिलेटेड दी हुई है, अदरवाइज मैंने रियल लाइफ में जो देखा है वहां पे जो कुछ लोग जो होते हैं जिनके घर में अनबन जो है वो चल रही होती है, तो दो पार्टीज जो होती हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो है अलग अलग रह रहे होते हैं, तो वो भी डिस्प्यूट जो है वो डीसी जो है वो सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। वो अपना ऑर्डर जो है वो पास कर देते हैं कि 6 महीने जो है जो वाइफ जो है उसको हस्बैंड के साथ जो है वो रहना होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जो जैसी जहां पे जो कंडीशन बनती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फैसला जो है सुनाते हैं, और वो फैसला जो है मान्य होता है सेम जिस वे में एक जज के द्वारा सुनाया हुआ फैसला जो है वो मान्य होता है। अगर उस पर एक्ट नहीं किया जाएगा तो आपको जेल जो है वो हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है पनिशमेंट टू पनिशमेंट, ठीक है, या केस टू केस। तो ये पावर जो है ये भी होती है इनके पास सिविल सर्वेंट्स के पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट जो है डेमोक्रेसी में अपना योगदान जो है वो देते हैं, इनका रोल जो है वो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। अब इसमें इश्यूज क्या क्या है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें चैलेंजेस जो है वो क्या क्या है। नेक्स्ट मेन हेडिंग आपकी ये रहेगी, हेडिंग बना लो, रोल कर लिया, चैलेंजेस करने हैं, बस यही दो मेन टॉपिक्स हैं इसमें। एक बीच में छोटा सा टॉपिक है लेटरल एंट्री का, तो एक टॉपिक वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। इसमें टोटल 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला एवोल्यूशन, वो मैंने आपको हिस्ट्री में कवर करवा दिया है। दूसरा इससे रिलेटेड जो आपके आर्टिकल्स हैं वो हमने पॉलिटी में कवर कर लिया है। तीसरा टॉपिक ये था आपका रोल का, चौथा टॉपिक आपका चैलेंजेस का, और जो 5वां टॉपिक है वो है लेटरल एंट्री का, ठीक है। अगर आज का टाइम हुआ, मैं कोशिश करूंगा 1.5 घंटे तक जाती हुई क्लास, और अगर वो फिनिश होता हुआ टॉपिक तो आज ही फिनिश कर देंगे, ठीक है। अगर क्लास ज्यादा बड़ी होती होगी फिर नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट कर देंगे उसको। हेडिंग डालो चैलेंजेस इन ब्यूरोक्रेसी। अब चैलेंजेस क्या क्या है ब्यूरोक्रेसी में। BUREAU CRACY, challenges in bureaucracy. Number 1, shortage of personnel. शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल। कई बार जो है वो ये देखा गया है कि एक आईएएस ऑफिसर 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो है उसको संभाल रहा होता है, ठीक है। असल में जो रूल है वो यही है कि एक आईएएस ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट को जो है वो संभालना चाहिए। अब एक बंदे के बाद आपको 56 डिपार्टमेंट्स दे दिए आपने एक डिस्ट्रिक्ट के, आप उसको 56 डिपार्टमेंट जो है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट के भी दे दो, ये बंदा काम जो है वो किस तरीके से कर पाएगा। एक बंदे को सिर्फ ये 56 डिपार्टमेंट जो है इसी को हैंडल करना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब 2-3 डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट जो है 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उस बंदे को जो है वो पकड़ा रहे हो, वो चीज जो है वो गलत है। तो लेकिन क्योंकि शॉर्टेज है काम करना पड़ता है, तो जैसा है वैसा है अब, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज है शॉर्टेज इन पर्सोनल। देखो ओवरऑल शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल, ओवरऑल शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल इज highlighted by Paswan Committee report. Paswan Committee report. Next लिखो,
अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वैसे जो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये जो नॉर्मल आपके ऑफिसर्स हो गए ना, जैसे पटवारी हो गया या तहसीलदार हो गया, इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर जो है ये डाल लेते हैं। जो आपका डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी होता है उसके ऊपर ऐसा जितना प्रेशर नहीं डाल पाते, और जो आईएएस ऑफिसर होता है उसके ऊपर मिनिमम प्रेशर जो है वो डाल पाते हैं। लेकिन फिर भी प्रेशर वो डालते हैं, इंटरफेयर करते हैं इनके काम में। अगर कोई ईमानदार ऑफिसर हो, उसको पता हो कि मैंने कभी रिश्वत नहीं ली है, ये पॉलिटिशियन मेरे खिलाफ कुछ भी जो है होल्ड नहीं करता है, तो वो जो है वो निडर होकर अपना काम जो है वो कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज इनके ऊपर वो खुद भी डरते हैं, उनको पता होता है कि इस बंदे को अपनी पावर्स का पता है, तो पॉलिटिशियन जनरली खुद भी डरते होते हैं, रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं इनके साथ, ठीक है, इन दोनों के साथ। लेकिन मैंने रियल लाइफ में देखा है जो तहसीलदार वगैरह जो होते हैं इनको उतनी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दी जाती एज कंपेयर टू दीज टू। इनकी सबसे ज्यादा, देन सेकंड पे ये, देन बाकी जो कुछ भी है इनके नीचे, ठीक है। अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, दिस लीड्स टू undermotivated and demoralized bureaucracy. This leads to undermotivated and demoralized bureaucracy. थर्ड लिखो, lack of specialized skills. Lack of specialized skills. ये मैं समझा देता हूं अभी आपको, इसके ऊपर ना मैं अलग से नोट भेजूंगा, उस नोट को भी पढ़ना है आपने, ठीक है। पेपर में ऐसा डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाता, मैं जो समझाने वाली चीज है जो उस नोट में लिखी हुई है वो मैं आपको बता दूंगा। आपको कभी ऐसे वगैरह आ गया तो वहां से जो है, जो मैं आपको नोट भेजूंगा वहां से उठा के जो है आप उस ऐसे में जहां पे भी जरूरत बनती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या है, लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स अमंग द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इनके बारे में ये लाइन जो है वो बोली जाती है कि जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, ठीक है। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, ठीक है। इनकी किसी एक चीज में जो है, अदरवाइज भी जब यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं और जब हम भी करते थे तो हमें भी यही बात जो है ये बोली जाती थी। अगर आप इसका सिलेबस जो है वो उठा के देखो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपसे साइंस के बारे में भी जो है वो पूछा जा रहा है, हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी के बारे में भी पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स के बारे में भी पूछा जा रहा है, गवर्नेंस के बारे में पूछा जा रहा है, पॉलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो साइंस एंड टेक जो चल रही है या आपकी टेक्नोलॉजी जो है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गई या फिर आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो गई या फिर आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई या फिर आपकी कंप्यूटर्स जो है वो हो गए, उनकी नॉलेज भी जो है वो आपको होनी चाहिए। अब अगर आप बोलो कि एक इंजीनियर बंदा सिर्फ साइंस जो पढ़ के आया है और वो जो है सिर्फ उसी बेसिस पे ये पेपर जो है वो क्लियर कर लेगा, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो चलना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पीएचडी साइंस हो और हिस्ट्री के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता और आप सोच के बैठो कि मैं बिना हिस्ट्री पढ़े, बिना ज्योग्राफी पढ़े या जो मेरे फील्ड का नहीं है मैं उसको पढ़े बिना, क्योंकि मैंने साइंस में पीएचडी की है या मैं मल्टीपल पीएचडी होल्डर्स हूं, ठीक है। मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, मेरे को कंप्यूटर्स के बारे में पता है, मेरे को बायोटेक के बारे में पता है, मेरे को नैनोटेक के बारे में पता है और इन सब की पीएचडी भी है मेरे पास, लेकिन फिर भी आप जो है एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते अनटिल अनलेस आपके पास सब चीजों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो हो, ठीक है। ये सर्विसेज जो है वो ये नहीं मांगती कि आप किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर लो, ये मांगती है कि आप थोड़ा हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो है आपको जनरल नॉलेज जो है वो हो, ठीक है, जितनी होनी चाहिए। मास्टरी नहीं मांगती, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। आपको सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए, किसी एक चीज की मास्टरी के साथ और बाकी चीजों की नॉलेज के बिना ये एग्जाम जो है वो नहीं क्लियर होता। सेम हमारी जो ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो है जो भी ऑफिसर आता है, ठीक है, वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो क्लियर करके आता है, ठीक है। पहले आपका प्री होता है, देन मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस पे हर जगह पे उसकी जीके टेस्ट हुई है इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। हो सकता है मैंने एक आध बीच में छोड़ भी दिया हो एनवायरमेंट, ठीक है, और उसके अलावा और बहुत से जो है वो होते हैं, ठीक है। आपका सी सेट होता है, मैथ्स भी आना चाहिए, ठीक है, सी सेट होता है, रीजनिंग जो है वो भी होती है, इंग्लिश जो है वो भी होती है, आपका जो पर्टिकुलर आपका जो इंडियन लैंग्वेज जो है वो भी होती है। अगर स्टेट का दे दो तो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो लैंग्वेज है, स्टेट की लैंग्वेज है, वो भी जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब जो बंदा यहाँ पे ये सब करके आया, क्लियर करके आया, वो
जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, ठीक है। आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप उस बंदे को इनकम टैक्स में लगा दो, देन आप उसको बोलो कि यहाँ पे अब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चला गया वो बंदा, अब यहाँ पे उसको मास्टर्स चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर स्किल में, ठीक है। उसको मास्टरी चाहिए कि वो स्टैट्स में बहुत अच्छा हो, ठीक है। उसको मास्टर चाहिए कि उसका अकाउंट जो है वो बहुत अच्छा हो, उसको मास्टर चाहिए कि उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी हो, ठीक है। अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम जो है वो आती है कि जो ऑफिसर्स हमारे जो सिलेक्ट होके आते हैं, यहाँ पे जो आपका इशू जो है वो चलता है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट अप्रोच, ठीक है। हम जब एग्जाम क्लियर करके जाते हैं हम जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है। हमको सारी चीजों के बारे में एक जनरल सी थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो होती है, हम एक स्पेशलिस्ट जो है वो नहीं होते, ठीक है। अब जो आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो किस चीज की डिमांड करता है कि आप उस डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हो, तभी आप जो है एफिशिएंटली वहां पे जो है वो काम कर पाओगे, या अपने आपके नीचे जो सर्वेंट्स जो हैं जो काम कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं लोगों की, वो वाले सर्वेंट्स नहीं, जो लिटरल मीनिंग होता है वो वाले सर्वेंट्स नहीं, जो अपनी सर्विसेज जो हैं वो अपने सिटीजन्स को दे रहे हैं, ग्रेड बी ऑफिसर्स या दूसरे ऑफिसर्स जो आपके नीचे अंडर काम कर रहे हैं, वो जो है अगर आप उनको एफिशिएंटली हैंडल करना चाहते हो तो आपको भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप जो है वो स्पेशलिस्ट जो है वो होने चाहिए। लेकिन विडंबना यही है, आयरनी यही है कि हम जो है सिलेबस इस तरीके से है कि हमें जर्नलिस्ट जो है वो होना होता है, नौकरी सबको चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जर्नलिस्ट जो है वो होना पड़ेगा। और जो अलग अलग रिपोर्ट्स आई है उसमें यही कहा गया है कि आप ऐसे करो कि सर्विसेज जो है वो उसी अकॉर्डिंग दो, हर एक सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो आप रखो, और जो बंदा जिस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको वही डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट हो, ठीक है। लेकिन वो रिकमेंडेशन जो है वो रिकमेंडेशंस ही रह जाती हैं, वो कभी भी इंप्लीमेंटेशन में जो है वो नहीं आती, ठीक है। थर्ड मेन पॉइंट था आपका लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स अमंग ब्यूरोक्रेट्स। देखो most of the bureaucrats are journalists rather than experts. Fourth point, detachment from public. लिखो many of the officials are unaware about the issues of general public। इसका एक एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल आज मंडे है, हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं आज मंडे है, ठीक है। आज हुआ क्या कि आईएएस ऑफिसर जो है वो आया यहाँ पे अपने ऑफिस में आया, तो उसको पता है 9 से 5 जो है वो मुझे बैठना है, ठीक है। बाय चांस आज क्या हुआ, पिछले दिन सैटरडे संडे को हाइपोथेटिकली मान लेते हैं छुट्टी थी, सैटरडे को भी नेशनल हॉलीडे थी, संडे को संडे की वजह से इस बंदे ने छुट्टी कर दी, ठीक है। ऑफिसर्स वगैरह जो है वो बंद थे, सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो ये क्या किया, ये बंदा क्लब चला गया, ठीक है। वो जो मेंबरशिप वाली कहानी बताई मैंने, जहां पे इसको 1000 रुपए में मेंबरशिप जो है वो मिली हुई थी, वहां पे 10 इंडस्ट्रियलिस्ट अलग अलग इंडस्ट्री के जो है, फॉर एग्जांपल कोई डायमंड मर्चेंट जो है वो वहां पे आया हुआ था, ठीक है। उसने 10,000 की मेंबरशिप लेके, तो उसने वहां पे उसकी क्या बात हो गई, आईएएस ऑफिसर के साथ उसकी मीटिंग हो गई, तो दोनों जो है अच्छे खासे दोस्त बन गए, ठीक है। वहीं पे जब ये पहले कभी जाता था तो ये किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से जो है वो मिला हुआ होगा, जो मान लो सोप जो है वो बनाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे भी उसकी उस दिन बातचीत जो है वो हो गई। ऐसे करके इससे 10 लोगों से जो है इसकी बातचीत जो है वो हो गई, ठीक है। 10 लोगों से इसकी बातचीत हो गई। अगले दिन क्या हुआ कि 10 में से 5 लोग कहते कि हम ना मंडे को आपके ऑफिस आएंगे, कुछ बात करेंगे, ठीक है, कुछ ऑफिशियल बात जो है वो हमने करनी है। तो 9 से 5 इसको ऑफिस में बैठना है। अब ये 5 लोगों से इसकी, ये 10 लोगों से ऑलरेडी पिछले 2 दिन जो है मिल चुका है, लेकिन जो ऑफिशियल उसमें कैपेसिटी में रह के इसको काम करना है वो तो ऑफिस में ही होगा, वो वहां पे नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि इन्होंने वहां पे सब कुछ डिस्कस कर दिया कि हमने इस चीज के ऊपर जो है इस तरीके से जो है वो बात करनी है, तो हमें यहाँ पे जो है वो आपके उसकी जरूरत है, आपकी गाइडेंस की, कह लो, आपकी हेल्प जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। हम लोगों के लिए कुछ ऐसा जो है वो करना चाहते हैं। हम यहाँ पे एक फैक्ट्री जो है, ये हीरे वाला जो है
डायमंड मर्चेंट जो है वो कुछ और कहता है कि मुझे ये काम जो है ये करना है, तो आप मेरी इसमें हेल्प कर दो। और ये जो है सोप वाला कहता है कि मुझे यहाँ पे एक इंडस्ट्री जो है वो लगानी है, तो आप उसमें जो है वो मेरी हेल्प कर दो। एक और इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो कहता है कि मेरे यहाँ पे जो है मजदूर जो है वो ये इस तरीके से जो है वो मुझे तंग कर रहे हैं, तो आप जो है इनके यूनियन वाले से जो है वो आप जो है किसी ऑफिसर को बोल के तो इनके यूनियन वाले से जो है वो आप बात करवा दो। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगले दिन ऑफिस जो है वो आ जाना, हम देख लेंगे, वहां बात कर लेंगे। तो ऐसे करके 4-5 लोग जो हैं इससे आज मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया, अपने पीए को जो है वो पहले ही बोल दिया कि देखो आज ये बंदे जो है वो जो है वो मिलने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर देना, ठीक है। तो उसने टाइम जो है वो सेट कर दिया। अब ये 5 बंदे आ रहे हैं, तो हर एक बंदा ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लेगा ही, ठीक है, काफी कुछ इनको डिस्कस करना होगा। अब 5 घंटे जो है इस बंदे के यही लोग जो है वो खा रहे हैं, बीच में 1 घंटे की ब्रेक भी होगी, ठीक है। तो 9 से 5 देख लो आपके कितने आवर्स बनते हैं। और जो नॉर्मल जनता के लिए इस बंदे को काम करना है वो जो है ये बंदा किस तरीके से कर पाएगा, ठीक है। जब उसको पता है कि ये बंदे जो है ये मेरे दोस्त हैं, ये बंदे जो है ये मुझे फायदा दे सकते हैं, तो इस बंदे की अप्रोच जो है इनके जो है इनके फेवर में जो है वो ज्यादा रहने वाली है। रादर उसी दिन किसी बंदे को किसी अपने पर्सनल काम के लिए या जो है अपने किसी केस के लिए किसी गरीब बंदे को जो है तो उसने उस दिन इसने जो है वो कोर्ट जो है वो लगानी थी, वहां पे कोई फैसला जो है वो सुनाना था। ये बंदा 60-70 किलोमीटर का सफर करके जो है वो वहां पे पहुंचा है किसी गांव से। 60-70 ज्यादा हो गया, 14-15 कह लो, 14-15 किलोमीटर का सफर जो है बस से करके, देन उसके बाद ऑटो लेके देन इसके ऑफिस जो है वो पहुंचा है। ऑफिस पहुंचने के बाद इसको पता चलता है कि आज तो सर जो है वो कोर्ट में बैठेंगे नहीं, सर तो जो है आज उनकी मीटिंग है। तो कई बार तो ये भी नहीं बताया जाता कि वो बैठेंगे नहीं, उनको बोल दिया जाता है कि आप वहां पे बैठो, सर की जैसी मीटिंग खत्म होती है तो जो है वो आपको बुला लिया जाएगा। यानी कि पॉइंट क्या है जो यहाँ पे बताने की बात की गई है कि इनकी डिटैचमेंट है पब्लिक के साथ। ये जो रियल पब्लिक है उनसे मिलते ही नहीं है, ये मिलते हैं सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट क्लास से, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, इनकी ज्यादा मीटिंग्स जो है वो उनके साथ होती है। ये चैलेंज है, ठीक है। जो नॉर्मल जनता है जिनकी सेवा के लिए ये बंदा जो है शपथ लेके आया था कि मैं जो है नॉर्मल जनता की जो है मैं सेवा करूंगा, वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए कह लो या किसी और रीजन की वजह से के लिए कह लो, वो ये जनता जो है वो इसको असेस ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसके पास पहुंच ही नहीं पा रही है, अपनी प्रॉब्लम जो है इसको बता ही नहीं पा रही है, तो ये उसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये दिक्कत है हमारे ब्यूरोक्रेसी में। पॉइंट लिखो, डिटैचमेंट फ्रॉम पब्लिक। Many of the officials are unaware about the issue of general public. Next point, increased corruption leads to lower investment in our country. Increased corruption leads to lower investment in our country. ठीक है। जो हमारे कैपिटलिस्ट जो है वो भी ये देखते हैं कि हाँ हमें जो है अगर हमें यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले तो रेड टेपिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। फाइलें जो है वो छोटे ऑफिसर से ऐसे जाके बड़े ऑफिसर तक पहुंचती है और हर लेवल पे रिश्वत जो है वो देनी पड़ती है। तो वो सोचते हैं रादर देन हम यहाँ पे इतना पैसा लगा के इतनी रिश्वत जो इनको जो दे दें, हम अपना थोड़ा सा खर्चा और करते हैं और किसी ऐसे देश में जो है अपनी कंपनी या इंडस्ट्री जो है वो लगाते हैं जहाँ पे रिश्वत जो है नहीं दी जाती या कंपैरेटिवली कम दी जाती है, ठीक है, या जहाँ पे जो ये सारे प्रोसीजर जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये भी दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंट टू चेंज। जैसा जो सिस्टम पहले चलता आया है, जो हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो नए सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते, अडेप्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लो जैसे मैंने अब कल की क्लास में ई गवर्नेंस में हमने देखा था कि जो कंप्यूटर्स जो है वो प्रोवाइड भी करवा दिए जाते हैं, लेकिन जो पुराने ऑफिसर्स जो है या पुराने जो लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो काम करना ही नहीं चाहते कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। उनको यह है कि हम कागजों के ऊपर ही काम जो है वो करते रहें। रेजिस्टेंट टू चेंज देखो, दिस brings inefficiency and ineffectiveness. This brings inefficiency and ineffectiveness in the working of bureaucracy. Next लिखो, next point, lack of transparency and accountability.
लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें लिखो यूनिलेटरल एंड एक्सप्लॉइटेटिव ACRs एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है कि आई थिंक हमने एथिक्स में डिस्कस किया था। ये एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है कि जो पहले जो होता था, ठीक है, पहले आपकी हर साल जो है एक रिपोर्ट जो है वो जाया करती थी, जिसमें आपका सीनियर जो है वो आपकी रिपोर्ट जो है वो लिख के भेजता था कि इस बंदे ने इस साल में ये काम जो है वो किए हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ गलत कर देते थे तो वो भी जो है आपकी उसकी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो एक रेड डॉट या ब्लैक डॉट जो है वो लग जाया करता था कि यहाँ पे इस बंदे ने ये गड़बड़ जो है वो की थी, ठीक है। तो ये कहलाती थी आपकी ACR रिपोर्ट। अभी करंटली क्या हो रहा है ACR रिपोर्ट में, ओवरऑल रिपोर्ट जो है 360 डिग्री अप्रोच जो है वो ली जाती है। 360 डिग्री अप्रोच का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एकेडमी का एग्जांपल जो है वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टीचर है यहाँ पे X, जसप्रीत सर है, ठीक है, तो उनका बॉस कौन है? मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जसप्रीत सर है और दूसरे टीचर्स हैं, ठीक है, ये टीचर्स हैं, ये भी यहाँ पे टीच जो है वो करते हैं। उसके अलावा ऑफिस बॉयज हैं, ठीक है, उसके अलावा आप लोग। तो 360 डिग्री अप्रोच का मतलब क्या है कि मान लो जसप्रीत सर की ये जो है ACR जो है वो जानी है, ठीक है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब इनकी ACR में हर इंसान से पूछा जाएगा, ठीक है, यानी कि सब एक रिपोर्ट जो है वो मैं दूंगा, ठीक है, एक रिपोर्ट जो है जो ऑफिस बॉयज जो है वो देंगे, एक रिपोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो अपना फीडबैक देंगे, एक रिपोर्ट जो है जो उनके कॉलीग्स जो है वो देंगे। उसके बेसिस के ऊपर प्रॉपर एक फुल फ्लैज रिपोर्ट जो है वो बन के जाएगी। सेम होता है IAS ऑफिसर्स के तौर पे, या जितने भी जो है जो ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी रिपोर्ट भी जो है वो भी ऐसी जाती है, यानी कि उनके कॉलीग्स जो है वो भी रिपोर्ट देते हैं, उनके जो बॉस होते हैं वो भी रिपोर्ट देते हैं, उनके जो जूनियर्स होते हैं वो भी रिपोर्ट देते हैं, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी रिपोर्ट जो है उस पर्टिकुलर ऑफिसर के फेवर में या उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट जो है वो लिख के भेजते हैं। देन ये सारी रिपोर्ट जो है इसको टोटल जो है जो इसका क्रक्स जो है वो निकलता है, उसके अकॉर्डिंग इनकी प्रमोशन वगैरह जो है वो होती है, ठीक है। तो ये कहलाती है 360 डिग्री अप्रोच। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो यहाँ पे लिखी है वो रिपोर्ट जो होती है वो यूनिलेटरल होती है, ठीक है, यानी कि पहले से ही प्री डिसाइडेड जो है वो होता है, एक्सप्लॉइटेटिव और यूनिलेटरल होती है। यूनिलेटरल का मतलब क्या है कि अगर पता ही होता है, पहले ही पता होता है कि मेरी रिपोर्ट जो है वो अच्छी जानी है कि बुरी जानी है, अगर बुरी जानी है तो पहले ही उसके अगेंस्ट जो है एक्शन जो है वो ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जसप्रीत सर को पता है कि मेरे पहले ही पता है कि मेरी रिपोर्ट जो है वो खराब जाने वाली है, मेरे कोलीग्स जो हैं या ऑफिस बॉयज जो है मेरे अगेंस्ट जो है वो रिपोर्ट जो है वो खराब लिखने वाले हैं, तो पहले ही जाके मुझे जो है वो बता देंगे कि सर आप जो है वो संभाल लेना, ठीक है। तो वो जो है पहले ही रिपोर्ट जो है पहले ही यूनिलेटरल हो जाती है, दूसरी एक्सप्लॉइटेटिव हो जाती है, वो पहले ही रिपोर्ट जो है उनको एक्सप्लॉइट जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि फेक रिपोर्ट जो है वो भेजी जाती है। लास्ट पॉइंट लिखो, प्रमोशंस आर बेस्ड ऑन सीनियरिटी, सीनियरिटी बेसिस, प्रमोशंस आर बेस्ड ऑन सीनियरिटी बेसिस रादर देन परफॉर्मेंस। IAS ऑफिसर्स जो है उनको पता है कि जब नंबर आ जाना है हमारी प्रमोशन होने का तो वो हो ही जानी है, ठीक है। अगर हम कितना ही अच्छा काम कर लें या अगर हम काम ना भी करें, ठीक है, तो उनको पता है कि इतने साल बाद सीनियरिटी बेसिस पे हमारी प्रमोशन जो है वो हो जानी है। अगर यही प्रमोशन परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर हो कि अगर आप जितना काम करते हो और भले ही दो लोग हैं, ठीक है, एक आप हो, आप जूनियर हो और दूसरा आपका सीनियर है, ठीक है, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस बेस्ड पे आपकी प्रमोशन जो है वो होनी हो तो भले ही आप जूनियर हो, लेकिन अगर आपने अपने सीनियर से अच्छा काम किया तो आपकी प्रमोशन जो है वो जल्दी हो जाएगी और सीनियर की जो है वो थोड़ी लेट होगी, ठीक है। तो ये कहलाती है परफॉर्मेंस बेस्ड। अब जब आपको पता है कि मेरा सीनियर जो है वो कुछ भी काम नहीं करता और मैं भी काम जो है वो क्यों करूं, क्योंकि इसकी प्रमोशन तो ऑलरेडी सीनियरिटी बेसिस, प्रमोशन जब ऑलरेडी सीनियरिटी बेसिस के ऊपर होनी है तो मुझे काम करने की जो है वो जरूरत ही नहीं है, जब होनी होगी तब हो जाएगी। जैसे ये काम नहीं कर रहा वैसे मैं भी नहीं काम करता, ठीक है। ये भी दिक्कत है, ये भी चैलेंज है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि प्रमोशन जो है वो सीनियरिटी बेसिस पे होती है रादर देन परफॉर्मेंस बेसिस पे।
जब परफॉर्मेंस बेसिस पे होती नहीं तो उनका मोरल जो है वो जो है क्या कहते हैं वैसा सही रहता है, उनका जो आप कह लो कि एटीट्यूड जो है वो वैसे ही रहता है कि ठीक है प्रमोशन हो ही जानी है और वो बंदा काम नहीं कर रहा तो मैं भी काम जो है वो क्यों करूँ। ठीक है, ये सारी दिक्कतें हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी में। अब लिखो वे फॉरवर्ड, अब इन दिक्कतों को सही कैसे किया जा सकता है। लिखो अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, अकाउंटेबिलिटी मेजर्स वे फॉरवर्ड में फर्स्ट पॉइंट अकाउंटेबिलिटी मेजर्स। ये ऐसे करते हैं, कल करेंगे। ठीक है, कल हम अकाउंटेबिलिटी मेजर सॉरी वे फॉरवर्ड करेंगे और लेटरल एंट्री जो है वो कल समझा दूंगा। ठीक है, कल की क्लास छोटी होगी, आधे घंटे या 45 मिनट की क्लास होगी कल। ठीक है, अगर आज रिकॉर्ड करने बैठे तो ये क्लास जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 1.5 घंटे से क्रॉस कर जाएगी, इस वजह से मैं क्लास जो है वो यहीं पे रैप अप कर रहा हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।